हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज मैं लेकर के आया हूँ नॉलेज एंड करिकुलम का एक और क्वेश्चन जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और ये कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, चौधरी रणवीर सिंह यूनिवर्सिटी और अदर जो भी यूनिवर्सिटी है, खास करके हरियाणा और कुरुक्षेत्र में जो यूनिवर्सिटी है उन सब के लिए तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। प्लस एमपी के जो यूनिवर्सिटी है, बिहार यूनिवर्सिटी है, इन सब के लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बस बात ये होता है कि बिहार यूनिवर्सिटी में ये फर्स्ट ईयर में भी पूछा जाता है, कोर्स के हिसाब से बांटा गया हुआ है तो उसमें पूछा जाता है। तो चलिए, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पे कर लीजिए ताकि जो भी वीडियो आए वो आपसे मिस ना हो, नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और अब वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर कीजिए ताकि उनको भी वीडियो से फ़ायदा होए। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। यह है क्वेश्चन, धर्मनिरपेक्षता, राष्ट्रवाद और सार्वभौमिकता की अवधारणाएं और शिक्षा के साथ उनका संबंध। तो चलिए देखते हैं। उत्तर है, यहाँ से प्रस्तावना लिख लेंगे। ये क्वेश्चन 8 नंबर में और 4 नंबर में। तो 8 नंबर वाला क्वेश्चन 8 नंबर के हिसाब से आंसर हम देंगे और 4 नंबर वाला क्वेश्चन हम 4 नंबर के अनुसार हम उसका उत्तर देंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। लोकतंत्र शब्द का अपने आप में ही अर्थ है जनता द्वारा शासन। लोकतंत्र एक ऐसी प्रणाली है जिसमें लोग एक शांतिपूर्वक तरीके से अपने शासकों को बदल सकते हैं और सरकार की शासन करने का अधिकार सरकार की शासन करने का अधिकार दिया जाता है, क्योंकि जनता कहती है उसे आज्ञा है। राष्ट्रीयता शब्द की प्रसिद्धि पुनर्जागरण तथा विशेष रूप से फ्रांस की क्रांति के पश्चात हुई। यह साधारण रूप से देश प्रेम की अपेक्षा देशभक्ति से अधिक क्षेत्र की ओर संकेत करती है। सार्वभौमिकता से तात्पर्य है पूरी भूमि तक प्रस्तावित करना है। जब कोई चीज़ या घटना पूरे विश्व तक फैल जाए तो वह स्थिति सार्वभौमिकता कहलाती है। देखिए, राष्ट्रीयता शब्द जो है पुनर्जागरण या यह विशेष रूप से फ्रांस की क्रांति के पश्चात हुई। यह साधारण रूप प्रेम की अपेक्षा नहीं है, ये देशभक्ति के अधिक क्षेत्र की ओर संकेत करता है। ठीक है, और सार्वभौमिकता जो है कोई भी चीज़ जैसे फैल जाना। ठीक है, तो सार्वभौमिकता हो गया। अब आगे हम देखेंगे, अब देखेंगे हम राष्ट्रवाद। ठीक है, राष्ट्रवाद, क्योंकि राष्ट्रवाद है, धर्मनिरपेक्षता है और सार्वभौमिकता है, तो हम पहले राष्ट्रवाद देखेंगे। ठीक है, चलिए देखिए, ऐसे ही पॉइंट बना करके हम लिखते जाएंगे। ठीक, स्टार आप बना लीजिएगा, जैसे इस ढंग से स्टार बना लीजिएगा या फिर ऐसे भी आप बना सकते हैं। ठीक है, ऐसे करके भी बना सकते हैं। ऐसे ऐसे पॉइंट अपना देते जाएंगे। देखते हैं, राष्ट्रवाद और वैश्वीकरण को अक्सर सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनीतिक इतिहास में विपरीत ध्रुवों की ओर ले जाने वाली प्रक्रियाओं के रूप में माना जाता है, लेकिन वास्तव में उनके बीच संबंध कहीं अधिक जटिल रहे हैं। और कहा जा रहा है कि पिछली डेढ़ सदी से उन्होंने काम किया है। अग्रानुक्रम पश्चिम यूरोप, इंग्लैंड में 16वीं शताब्दी के देश में राष्ट्रवाद का उदय हुआ। इसका उद्भव इतिहास में यूरोपीय युग के उदय के साथ हुआ। पश्चिमी यूरोप का उदय विशेष रूप से और पश्चिम यूरोपीय मूल के समाज, आर्थिक स्थिति में राजनीतिक और कुछ हद तक पूरी दुनिया का सांस्कृतिक नेतृत्व है। अगला है, यह एक ऐसा क्षेत्र में उभरा जो पश्चिमी ईसाई धर्म द्वारा सांस्कृतिक रूप से एकीकृत था।
जो राष्ट्रवाद से स्वतंत्र था और इतिहास में पहली बार इतने व्यापक पैमाने पर पहले से ही अन्य महाद्वीपों को अपने प्रभाव में लाना शुरू कर दिया था, जिससे सांस्कृतिक आर्थिक प्रक्रिया की शुरुआत हुई और राजनीतिक वैश्वीकरण। इस वैश्वीकरण की दुनिया के केंद्र में स्पेन था। वैश्वीकरण के जो केंद्र होता है स्पेन था, ठीक है, जिसमें जिसने यूरोपीय पवित्र रोमन साम्राज्य और दक्षिण और मध्य अमेरिका में विशाल क्षेत्रों को हैबर्सबर्ग क्राउन, संयुक्त यूरोप, अफ्रीका और अमेरिका के राजनीतिक अधिकार के तहत त्रिकोणीय व्यापार में आर्थिक रूप से अधीन कर दिया और खुद को रोमन कैथोलिक धर्म के प्रसार के मिशन के लिए समर्पित कर दिया। इतने सारे स्तरों पर दुनिया को फिर कभी एक प्रणाली में एकीकृत नहीं किया जाएगा। अर्थात इतना सार्थक लेकिन कितना गहरा वैश्वीकरण के इस पहले प्रयास की सफलता अल्पकालिक थी। अब अगला देखेंगे, राष्ट्रवाद का उदय पश्चिमी यूरोपीय चर्च व्यवस्था के विघटन से प्रबल हुआ, जिसने प्रोटेस्ट सुधार का उत्पादन किया, इसे समाप्त कर दिया। रेस पब्लिक क्रिस्टियानुमुद्धर शिविरों में विभाजित हो गया। धार्मिक मतभेद धर्मनिरपेक्ष राजनीतिक संघर्षों को जोड़ते हैं और अक्सर मुखौटा करते हैं और 18वीं शताब्दी तक मानव प्रयास के हर क्षेत्र में राष्ट्र के खिलाफ राष्ट्र को खड़ा करने वाली प्रतिस्पर्धात्मक भावना से सार्वभौमिक कैथोलिक वास्तव में धार्मिक चेतना को बदल दिया, जिसने इतने लंबे समय तक पश्चिमी ईसाइयों को एकजुट किया। अगला है सार्वभौमिकता। सार्वभौमिकता अपने आप में एक सामान्य विचारधारा नहीं है, बल्कि दुनिया या मानव जीवन को देखने के तरीके में एक अनूठी विशेषता है। देखिए, सार्वभौमिकता एक विचारधारा नहीं है, ये दुनिया को देखने का एक अनूठा, बोला जाता है ना, कोई अनूठा चीज़ है, विशेषता है ये अनूठा। अलग अलग सार्वभौमिक विचारधारा यहाँ विचारधाराओं का एक दूसरे, यहाँ गलती लिखा गया हुआ है, टाइपिंग करने में मिस्टेक हुआ है। विचारधाराओं का एक दूसरे के विपरीत होना आम बात है। एक सार्वभौमिक सोच दुनिया को अद्वितीय या विशिष्ट दृष्टिकोण, व्याख्या या व्यवस्थित करने के तरीके की सटीकता सुनिश्चित करती है। सार्वभौमिकता एक सार्वभौमिक उद्देश्य या शाश्वत सत्य के अस्तित्व में एक विचार या विश्वास है कि यह सब कुछ निर्धारित करता है, इसीलिए सभी मनुष्यों में समान रूप से मौजूद है और होना चाहिए। अगला है, सार्वभौमिकता एक दार्शनिक सिद्धांत है जो कुछ सिद्धांतों के अस्तित्व की पुष्टि है, जो सार्वभौमिक रूप से निर्विवाद है वास्तविक होने के लिए, और इसीलिए सभी व्यक्तियों और सांस्कृतिक समूहों द्वारा उनके
आचरण के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए और बुराई के अच्छे कामों को अलग करना चाहिए। धार्मिक स्तर पर प्रत्येक धर्म अपने विश्वास को एकमात्र सत्य के रूप में मान्यता देने का प्रयास करता है। यहाँ 2 बार करता करता हो गया है। अब अगला है धर्मनिरपेक्षता। धर्मनिरपेक्षता को सैद्धांतिक और प्रथाओं की एक प्रणाली के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो किसी भी प्रकार के धार्मिक विश्वास और पूजा को अस्वीकार करता है। देखिए, इसको धर्मनिरपेक्षता को सिद्धांतों और प्रथाओं का एक प्रणाली के रूप में परिभाषित किया जाता है। यह जो किसी प्रकार की धार्मिक विश्वास और पूजा को अस्वीकारता है, मतलब ये पूजा पाठ को, धर्म को नहीं मानता है। ठीक ना। अगला है धर्मनिरपेक्षता की भारतीय अवधारणा के लिए आवश्यक है कि कोई राज्य धर्म न हो और राज्य सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार करे। देखिए, वो किसी धर्म को, धर्मनिरपेक्षता मतलब हुआ कि न वो किसी धर्म का उल्लंघन करे, जैसे होता है ना हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का बात ना करे, वो सभी धर्म को माने या फिर किसी भी धर्म को ना माने। कहने का मतलब ये हुआ। तो धर्मों के साथ समान व्यवहार करें। महात्मा गांधी के शब्दों में, अन्य धर्मों के लिए मेरी वंदना किसी एक धर्म के समान है। जैसे मेरी वंदना अन्य धर्मों के लिए किसी एक धर्म के समान है। हम सर्वधर्म समभाव में विश्वास करते हैं। सभी आस्थाओं और पंथों के लिए समान स्थान है। इसका मतलब है कि राज्य किसी विशेष धर्म के अनुयायियों के साथ भेदभाव नहीं करेगा। सभी भारतीय हिंदुओं, मुसलमानों, सिखों, ईसाइयों और अन्य लोगों को अपने धर्मों का प्रचार करने की स्वतंत्रता है। धर्मनिरपेक्षता को भारत के संविधान की संरचना के मूल तत्वों में से एक बनाया गया है। अब निष्कर्ष देखिए, धर्म पूरी तरह से स्वतंत्र है। राज्य अपने व्यापक रूप से विभिन्न धर्मों और संस्कृतियों को शामिल करता है। सभी को सुरक्षा और अवसर देता है और इसी प्रकार सहिष्णुता और सहयोग का माहौल लाता है। ठीक है, तो ऐसे ही लिखेंगे हम अपना आंसर। ये क्वेश्चन आएगा तो, क्योंकि ये क्वेश्चन हम देखे हैं बराबर पूछा गया है और ये 8 नंबर और 4 नंबर और 16 नंबर में भी पूछा जाता है। तो इसको अच्छे से हम पढ़ लेंगे। पहले वीडियो पूरा देख लेंगे, उसके बाद एक नोट बना लीजिए और फिर उसके बाद उसको पढ़िए ताकि अच्छे से आपको याद आ जाए, समझ जाए। और देखिए, जहाँ तक रहा बात, एग्ज़ाम अब नज़दीक है, तो जो चीज़ आप 6 महीना साल भर में आप कर सकते थे, वो आप 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन में नहीं कर सकते। इसीलिए ज़्यादा आप प्रयास कीजिए कि सिर्फ वीडियो देखें और उसको याद करें। ठीक है, और नोट्स अगर बनाते हैं तो नोट्स बनाइए और उसको पढ़िए 2-3 बार। तो चलिए, वीडियो कैसा लगा ये हमें कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें।